सिर्फ डीडी उर्दू पर। बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। और बेगम, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? शुभू बेटे। हाँ अब्बू। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा हूँ अब्बू। खेल से तो खुदा जाने आपकी कैसी दिलचस्पी है। इस लिखा पोटी को ये पता नहीं कि हमारे दादा के परदादा मुल्ला शाह अब्दुल हफीज से जिन्नातों के बादशाह ने मुआहिदा करा रखा है। इनकी 7 पुश्तों तक किसी फर्द को इनकी कौम सता नहीं सकती। सर, आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल दौर कौन सा रहा? आपकी अम्मी के इंतकाल के बाद आपके अब्बू की दूसरी शादी कर लेने का दौर, या आपके अब्बू के इंतकाल के बाद का दौर? इस सवाल का जवाब मैं ज़रा तफसील से देना चाहूँगा। मुझे अपने मज़हब की फ़ौक़ियत जताने का ज़रा भी शौक़ नहीं रहा। इसमें जो अच्छी बातें बताई गई हैं वो अक्सर व बेशतर दूसरे मज़ाहिब में भी हैं, लेकिन मुझे अपने दीन की जिस बात पर नाज है वो है हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा, तक़वा और इबादत। कुरान व हदीस में और उलमा व दानिश्वरान इस्लाम ने यतीमों की सरपरस्ती और मोहब्बत पर ख़ास तौर पर इसरार किया है। मेरा ख्याल है, यकीन से नहीं कह सकता कि किसी दूसरे मज़ाहिब में भी यतीमों पर इतनी तवज्जो दी गई होगी। मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा भी मुझे मिला है। फिर आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद आपके हालात कैसे रहे? मेरे वालिद साहब का इंतकाल सन 1939 में हो गया। उस वक्त मैं नाबालिग था। उस वक्त की कोर्ट के मुताबिक मेरा ताल्लुका शेखपुर कोर्ट ऑफ वार्ड्स की निगरानी में आ गया और मैं ज़िले के सबसे सीनियर डिप्टी कलेक्टर सैयद निसार हैदर जैदी के गार्जियनशिप में आ गया। ये मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ था। मेरा ख़ानदान अगरचे ज़मींदारों और सरकारी अफसरों का एक मिला जुला ख़ानदान था, लेकिन ये नया कुनबा जिसका मैं फ़र्द बन गया था। ये ख़ानदान आपके ख़ानदान से इतना अलग कैसे था? दरअसल ये लोग यूपी के उस ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे जिसके लिए लॉर्ड मैकाले ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में हुकूमत बरतानिया से खुद सिफारिश की थी कि इंडियन नेटिव्स में ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो तालीमी और मजहबी एतबार से बरतानवी हुक्मरानों और हिंदुस्तान की पसमंदा आवाम के दरमियान एक पुल का काम कर सके, जिसके नतीजे में तरक्की याफ्ता एंग्लो पर्शियन कल्चर वजूद में आ सके। तो क्या ऐसे लोगों को सिर्फ लखनऊ से ही चुना गया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलकत्ते से मुंबई तक मुख्तलिफ जगहों से अजीज़ व अकारिब ज़ैदी साहब के यहाँ आते थे। ये लोग बड़े सरकारी ओहदों पर थे।
इनका असल वतन नाहटोर ज़िला बिजनौर था। सरकारी मुलाजमतों की वजह से उनका वहाँ बहुत कम क़याम रहता था। ये लोग तिरमिज़ी सादात से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा, अब समझ गई, ये तो बड़े नफीस लोग थे। लीजिए, आज मैंने आप सभी के लिए बेहद लजीज खाना पकाया है। अच्छा, खाइए। वारिस, आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो और पहले खाना खा लो। नहीं, हाँ? पहले हाथ धोऊंगा। अच्छा, चलो मैं आपके हाथ धुला के लाती हूँ। और बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अब्बू। कोई दिक्कत? कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। जी अब्बू। ठीक है। और हाँ, वो आपका तो अभी गेम शुरू होने वाला ना कॉलेज में? जी अब्बू, हाँ। या खुदा, आपने तो फल छुए तक नहीं और मैं आपके लिए सूखे मेवे लेके आ गई। नहीं, मुझे अभी रेडी होना है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। आप ये ले जाइए, बस मैं भी उठने वाला हूँ। मेहमान? आपने तो मुझे नहीं बताया। कलकत्ता वाले? अब देखते हैं कौन आ रहे हैं। कारिंदे से खबर मिली है कि कुछ मेहमान आने वाले हैं। या खुदा, कम से कम एक पुर्जा तो भेज दिया होता जिससे मुझे ये पता चल जाता कि वो कब आने वाले हैं। मुझे दोपहर के खाने का इंतजाम भी करना होगा। मैं तो चली इंतजाम करने। रजिया, सरकार, मेहमान आ गए। हमीदा। जी। अरे भाई माशाल्लाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब आला। हम तो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, तशरीफ़ रखिए। खुश आमदीद। मुझे तो मालूम ही नहीं था, बस अभी मालूम हुआ थोड़ी देर पहले। रजिया, मेहमान आ गए। दरअसल हमने तो हिल्स पर जाने का प्लान कर लिया था, लेकिन फौजिया ने कहा क्यों न लखनऊ होते हुए चलें। क्यों फौजिया? जी हाँ, मैंने ही इनसे कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, कम से कम आपकी तशरीफ़ आवरी तो हुई।
2 दिन तो कम से कम आप हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। स्टाफ में इकबाल हुसैन साहब, चटर्जी साइंस मास्टर, अवध बिहारी साहब, मौलवी हशमत हुसैन साहब, मौलवी मदूद साहब, इनके नाम मुझे अभी भी याद हैं और इनकी सूरतें भी हूबहू मेरे जहन पे नक्श हैं। अवध बिहारी साहब तो बहुत ही दिलचस्प थे। बेटा, बेतहासा जी चाहता है कि तेरे मुंह में रसगुल्ला रख दूं। इधर आजा मेरे लाल, आजा बेटा, रसगुल्ला खाएगा मेरा राजा दुलारा बेटा। रसगुल्ला खाएगा, परेशान ना हो बेटा, रसगुल्ला आने ही वाला है। रसगुल्ला, रसगुल्ला खाएगा? हाँ? चुप, खामोश, पढ़ते लिखते हो नहीं कुछ? जा, जाके बैठ। अल्लाह, उस जमाने में उस्ताद इतने जालिम किस्म के होते थे। मैं होती तो कभी नहीं पढ़ती ऐसे जालिम उस्तादों से। उफ। जी अभी आपने हमारे साइंस मास्टर जोशी साहब की तो कहानी सुनी ही नहीं। वो कैसे थे? हमारे साइंस मास्टर जोशी साहब दुबले पतले लेकिन बहुत स्मार्ट आदमी थे। वो देर से क्लास में आने पर बगैर कुछ पूछे बेधड़क कहनी करने लगते थे और जब बेत टूट जाता या उनके हाथ थक जाते थे तब वो पूछते थे कि देर से क्यों आए। अब अगर लड़के ने देर से आने की खास वजह बता दी तो एक थप्पड़ लगाते थे और कहते थे कि पहले क्यों नहीं बताया। अल्लाह रहम करे, बड़े जालिम लोगों के ज़माने में परवरिश पाई है आपने। नहीं, उनमें से कुछ बहुत सुलझे हुए भी उस्ताद थे और उन्हीं में से एक उस्ताद थे मौलवी हशमत अली साहब। वो हमारे उर्दू के उस्ताद थे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाइए आप लोग। अच्छा बच्चों, कल हमने आपको शेर याद करने के लिए कहा था, याद करके आए हैं? तुम लड़कों में कौन अपना पसंदीदा शेर सुना सकता है? मैं। ठीक, चलिए सुनाइए। अमीर अरब हमजा शेर दिल, अमीर अरब हमजा शेर दिल, कजो गुश्ता सोरावो रुस्तम खजिल। अरे वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। देखिए, ये लड़का दास्ताने अमीर हमजा पढ़ता है। इसने फारसी में शेर पढ़ा है। बेटा, क्या तुम वाकई में दास्ताने अमीर हमजा पढ़ लेते हो? नहीं, अपनी वालिदा की जुबान से शेर मैंने सुना है। अच्छा, तो तुम अपनी वालिदा से आज का वाकया बयां करना और उनसे कहना कि मौलवी साहब तुमसे बेहद खुश हुए हैं। मौलवी साहब, मेरी वालिदा अब नहीं रही। उनका इंतकाल 2 साल पहले ही हो गया था। या अल्लाह, इतनी बड़ी नेमत से इस कमसिनी में महरूम रह गया। खुदा तुझको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और मरहूमा को जन्नत नसीब करे। बहरहाल, एक दिलचस्प वाकया सुन। मेरे क्लास में एक लड़का मुझसे बुक्स रखता था। वो मुझसे बड़ा था लेकिन बिला वजह वो मुझे सताता रहता था। एक दिन जब सारे क्लास की ट्रेनिंग मास्टर इकबाल साहब ने की तो बेत पढ़ने पर वो अपना हाथ न खोलने के लिए ज़्यादा मारा गया और मैं साफ बच गया था। बस इसी बात पर वो मुझसे ज़्यादा जल रहा था। एक दिन वो खबीस मौका पाकर मास्टर इकबाल साहब से, और ठीक हैं आप? अरे वाह, शाबाश,
बहुत अच्छा लिखा है आपने। ये अलिफ बना, ये ऊपर बेटा नुक्ता नहीं होता, बे के नीचे नुक्ता होता है, ठीक है। आइएगा, कल आप आइएगा। मास्टर साहब, वारिस मुझसे कह रहा था कि मास्टर जी को कैसे उल्लू बना दिया, खुद बच गया और मुझे पिटवा दिया। दिखने में तो मुझसे भी छोटा लगता है, लेकिन उम्र में मुझसे भी बड़ा है। झूठ मूठ के आंसू दिखाकर अपने आप को बचा रहा था। मरदूद, मैं बच्चा हूँ तो मुझे बता रहा है, समझा रहा है। मुझे कोई बच्चा बेवकूफ़ नहीं बना पाता है, समझे। यहाँ से भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। हमसे मक्कारी करता है तू, चल। आया था हमको बेवकूफ़ बनाने, समझा रहा था। मास्टर साहब आया है हमको समझाने, बड़ा आया था बनाने। क्या कह रहे थे? अरे भैया, इन्हें बिना कसूर काहे पकड़ा तो? आपसे क्या मतलब? मैं क्या किसी को पकड़ूं? अरे भैया, ये बात अच्छी नहीं, बिना कसूर काहे परेशान करा तो? मजा आ गया सर, कमाल की शौकी थी। अरे वाह। हाँ, तो जिक्र सैयद निसार अब्बासी साहब का चल रहा था, जिनके जेरे साए में मैंने हाई स्कूल 2nd डिवीज़न में पास किया था। उस वक्त 2nd डिवीज़न बाइज्जत समझा जाता था, क्योंकि फर्स्ट क्लास सिर्फ 1 या 2 लड़के ही पास कर पाते थे। तो फर्स्ट डिवीजन आपको भी नहीं मिल पाया था? नहीं, 2nd डिवीज़न ही इतना बाइज्जत था कि जैदी साहब ने उस वक्त मेरे पास होने पर बहुत बड़ा जश्न मनाया था, जिसमें शाम की दावत में बहाजुद्दीन अब्बासी साहब IAS डिप्टी कमिश्नर, एलन सरीन साहब स्पेशल मैनेजर कोर्ट ऑफ वार्ड्स, और मेरे अजीज़ खान बहादुर लेफ्टिनेंट महमूदुल हसन साहब किरमानी मेहमानों में थे, जिनसे जैदी साहब हमारे पास होने पर अपनी गार्जियनशिप का एक कारनामा बता रहे थे। जैदी साहब हर इतवार को अपने घर वालों के साथ लखनऊ जाते थे। दिन में कभी कभी वो पिक्चर देखते थे और रात को अपने चचेरे भाई सैयद सज्जाद हैदर यलदरम के मेहमान होते थे। यलदरम साहब उर्दू के मुस्तनद अदीब की हैसियत से शोहरत रखते थे और उनकी बेगम नज़र सज्जाद हैदर बतौर अफसाना निगारों में जानी जाती थी। उनकी बेटी कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की बड़ी फिक्शन निगारों में गालिबन आज की सरी फहरिस्त समझी जाती है। यलदरम साहब हर वक्त अंग्रेजी लिबास में गर्क रहते थे। आपकी शादी कब हुई? निसार साहब ने करवाई या? देखिए, मेरी शादी भी एक अजीब इत्तेफाक थी, जिसका मुझे इल्म भी नहीं था। वो बाराबंकी में जैदी साहब का क़याम सिविल लाइन में मौजूदा देवा रोड पे रहा, कुछ रोज़ निर्वली हाउस, और फिर उसके बाद मतीन वकील वाली शानदार कोठी में अपना तबादला होने तक रहे। मौजूदा दौर में उस कोठी में आनंद भवन के नाम से स्कूल कायम है। इससे मेरे बचपन की काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। पकड़े गए भैया, पकड़े गए। अब चलो, चोर बनने की बारी अब तुम्हारी है। मशू, जल्दी से इसकी आंखों पे पट्टी बांधो। अरे मियाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं वारिस को छोड़ दूं क्या? जब तक तुम इसे पट्टी नहीं बांधोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। रियाजत मियाँ, अब मेरी आंखों की पट्टी खोलिए और वारिस की आंखों पे पट्टी बांधिए। जी भाईजान। अरे मियाँ, तुम तो यहाँ खेल रहे हो और हम आपको पूरे घर में तलाश कर रहे हैं।
चलिए आइए मेरे साथ। अरे मियाँ, आप इन्हें कैसे ले जा सकते हैं? क्यों, क्या हुआ बच्चों? जनाब, हम लोग खेल रहे थे, अब चोर बनने की बारी इसकी आई है। भाई आप तो खेल ही खेल रहे हो ना, और हम इन्हें किसी जरूरी काम से ले जाने के लिए आए हैं। जनाब, अभी हमें खेल लेने दीजिए, जब हमारा खेल पूरा हो जाएगा तब आप इन्हें ले जाइएगा। बेटे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। जरूरी काम खत्म होने के बाद हम इन्हें फौरन वापस भेज देंगे। आइए। दरअसल जिस वक्त वकील साहब मेरा निकाह कराने ले गए थे, उस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल बाराबंकी का तालिब इल्म था। वहाँ आपने कितने दिनों तक तालीम हासिल की थी? वहाँ मैंने 6 साल तक तालीम हासिल की थी और हमेशा अपने क्लास का सबसे कम उम्र का तालिब इल्म था। हमारे साथ पढ़ने वाले लड़के मसूद हसन मिशुमिया, रियाजुल हसन साहब, रामशंकर गुप्ता, रामशंकर श्रीवास्तव और रामचंद्र बाथम थे। ओ मोहतरमा, मैं आपके खाने का इंतज़ाम करता हूँ। अरे नहीं सर, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप थक गए होंगे। कल फिर मैं सुबह आऊँगी। ठीक है। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब सर। आदाब। आइए तशरीफ लाइए। जी सर, शुक्रिया। आप चाय पियेंगे? नहीं सर, मैं चाय नाश्ता करके आई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कल किस मौजू पे बात कर रहा था? सर, कल आप सज्जाद हैदर यल्दरम और उनकी बेटी कुर्तुल एन हैदर की बात कर रहे थे। कैसी थी वो उस ज़माने में? भाई, सबसे पहली बात तो ये कि उस ज़माने में मुझ में इतनी पुख्तगी नहीं आई थी। भाई, अगर ये सवाल आप मुझसे कर ही रही हैं, तो जो कुछ भी मैंने उस ज़माने में महसूस किया था उसे बयां किए देता हूँ। यल्दरम साहब की बेटी, जिन्हें हम सब ऐनी के नाम से पुकारते थे, वो अंग्रेज़ लड़कियों की तरह साया पहनती थी। सर, आप बता रहे थे कि उनके अब्बू भी अंग्रेज़ी लिबास में रहते थे। हाँ, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर बिल्कुल अंग्रेज़ी अंदाज में रहती थी। उनके बाल भी कटे हुए थे। कुर्रतुल ऐन हैदर और ऐनी से मेरी मुलाकात उसी ज़माने से है। ये ज़माना 1940 का था। उस वक्त उनकी और मेरी उम्र तकरीबन एक ही होगी। ये उम्र भी अजीब होती है। मैं ठीक 15 बरस का था और मुझे सारी दुनिया फागुन के महीने के मौसम की तरह खुशरंग और ताज़ा महसूस होती है। मीर हसन का एक शेर है, बरस 15 या 16 का सिंध, बरस 15 या 16 का सिंध, जवानी की रातें मुरादों के दिन। और मेरा हलवाहा, जिसका नाम गयादीन था, उसकी उम्र तकरीबन 50 बरस की थी। वो 12 बरस से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को उनकी शादी के लिए आउटडेटेड यानी मियाद से बाहर करार देते थे, और मेरे घर में इसे मजाक का पहलू समझा जाता था। सर, उस ज़माने में आपके दिल में किस तरह के जज्बात होते थे? भाई, सच्ची बात तो ये है कि उस उम्र में मुझे ना तो लड़की ठीक मालूम होती थी और ना ही लड़का। ठीक से मेरा मतलब है कि ज़हनी या जिनसी एतबार से काबिल तवज्जो होना। और इन दिनों? भाई, इस उम्र के लड़कों पर मेरी नज़र उनके मासूम और जिंदा दिल होने की वजह से सिर्फ मोहब्बत और प्यार के साथ उठती है, और उनसे बातें करके मुझे खुशी हासिल होती है।
वारिस मियाँ, वारिस मियाँ। वारिस मियाँ, जी भाईजान। जरा यहाँ आइए। जी भाईजान। आज आप मामूल के खिलाफ अपने घर में नजर आ रहे हैं। खैर छोड़िए, अब मेरे इन किताबों को सही करने में मदद कीजिए। भाईजान, अब मुझे गंदे लड़कों के साथ बाहर जाके खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर ये बताइए, आजकल आप कर क्या रहे हैं? भाईजान, मैंने एक मैना का बच्चा उसके घोंसले से निकाला है। वो अभी बहुत छोटा है, उसके तो अभी पूरी तरीके से पर भी नहीं निकल पाए। अगर हम उसको अभी से ही पालना शुरू कर देंगे ना तो वो जल्दी हमारी जुबान सीख जाएगा। मियाँ, आप तो कह रहे थे कि आप अब गंदे बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं, और अब आप वही काम कर रहे हैं। मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, मैं तो उसे दूध पिलाता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। और आप भी तो उनमें शामिल रहते थे। हाँ, पहले मैं भी उनमें शामिल रहता था, पर मैंने ये सोच लिया कि अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूँ ना। अच्छा जनाब, तो ये एहसास आपको अब हुआ है? जरा मुझे भी तो बताइए कि आपको कौन सी बात इतनी बुरी लगी? पता नहीं क्यों मुझे अब हर लड़की लड़के में गंदगी, शरारत, नादीदापन, चोरी, झूठ और बेशर्मी सी नजर आती है। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता